तेहरान का जो मीडिया है, ईरान का जो मीडिया है, उसमें किस तरह की खबरें चल रही हैं? क्योंकि गालिबाफ को अभी तक हमने नहीं सुना है, अभी तक हमने सिर्फ एक पक्ष को सुना है, अमेरिका का पक्ष। जेडी वैंस ने अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या वहाँ पर कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं? कोई ऐसा अथॉरिटेटिव वहाँ पर अभी तक कोई बयान सामने आया है? देखिए, बयान आया है फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई। जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेसी हमारे लिए जो है वो हमने डिप्लोमेसी भी ट्राई की, वी आर रेडी फॉर डिप्लोमेसी, जैसा कि उन्होंने दिखाया डिप्लोमेसी करके कि हम रेडी हैं इस चीज के ऊपर आने के लिए, बात करने के लिए, और हम आए हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि ईरान की जो नेशनल इंटरेस्ट है और उसकी जो सॉवरेंटी और उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करें। एंड ईरान इज रेडी टू यूज ऑल द मीन्स इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट एंड टू सेफगार्ड द कंट्री। और उन्होंने कहा कि 24 आवर्स तक ईरान ने मेन नेगोशिएशन इश्यूज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर, रेपरेशंस के ऊपर, सैंक्शंस के ऊपर एंड ऑल द क्रॉस द रीजन जो वॉर एंड करने की बात हो रही है उसके ऊपर बहुत काम किया है। और सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि अमेरिकन ये करते हैं या नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरानियंस ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया था 3 घंटे पहले कि द टॉक्स हैव एंडेड एंड द व्हाइट हाउस वाज सेइंग दैट टॉक्स हैव नॉट एंडेड एंड इस्माइल बकाई का जो बयान है वो भी बाद में आ गया था। सो ईरानियन मीडिया हैज बीन रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑन ग्राउंड। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं एंड थ्रू आउट द प्रोसेस इस तरीके से नजर आ रहा था कि शायद कोई बात बन सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बात बन नहीं सकी। लेकिन हुसैन साहब ये भी बताएं कि क्या बड़ा कारण रहा कि ये बातचीत जो है फेल हुई है? क्या लेबनान उसकी वजह रहा है या हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी वजह रहा है? देखिए, बोथ ऑफ द थिंग्स। लेबनान के अंदर अभी थोड़ी देर पहले अटैक हुआ, जबकि ईरान ने पहले से प्री कंडीशन सेट की हुई थी कि लेबनान विल बी इंक्लूडेड इन द डील। और फिर बात ये भी हो रही थी कि लेबनान और हिजबुल्लाह, लेबनान और जो इजराइल है वो मिलकर वॉशिंगटन के अंदर बात करेंगे, विच वुड एक्सक्लूड हिजबुल्लाह। एंड अगेन देयर वाज द इशू ऑफ जो हॉर्मुज का इशू है वो एक इशू था। बात ये हो रही थी कि दिखाया ये जा रहा है कि शायद टोल के ऊपर कोई मसला था, टोल के ऊपर कोई मसला नहीं था अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव। मसला सारा का सारा ये था कि अमेरिकन चाहते थे कि वहां पे नेवल प्रेजेंस हो उनकी, और ईरान उसके ऊपर कुछ भी करके अग्री नहीं हो रहा था। दिस इज द ओनली थिंग दैट द ईरानियंस हैव। ईरानियंस के पास एक ही कार्ड है प्ले करने के लिए, एक ही चीज है जिसके थ्रू वो लेवरेज कर सकते हैं, और वो है हॉर्मुज। बट दे वर नॉट ऑब्वियसली विलिंग टू हैव अनदर अटैक एट देयर डोरस्टेप। जी, एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, प्रभुदयाल जी। सर, जिस तरीके से माना जा रहा था कि एक यहाँ पर कुछ निकलकर सामने आ सकता है इस वार्ता से, लेकिन वार्ता बिल्कुल बेनतीजा रही है, कुछ भी आगे इसमें नहीं निकल कर आ पाया है। दोनों ही पक्षों की कुछ ऐसी शर्तें थी जो दोनों ही पक्षों ने मानने से इनकार कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका तो कहीं ना कहीं पहले से संकेत दे चुका था कि बातचीत सफल हो या विफल हो, लेकिन हम तैयार हैं। अमेरिका जीत चुका है। देखिए, अमेरिका कहाँ जीत चुका है? अभी ये स्टेलमेट सिचुएशन है और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या इस राउंड में सक्सेस होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन हम ढूंढ सब चाहते थे क्या वो पाए जाएंगे। तो लेकिन ये राउंड तो कंक्लूड हो गया और इसमें सक्सेस नहीं आया। मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जैसे CNBC पे देखी है और अल जजीरा पे। उसमें यह है कि संडे को भी ये टॉक्स कंटिन्यू होंगी, हालांकि जो टॉप लीडरशिप लेवल पे नहीं बट डेलीगेशन लेवल पे। तो उम्मीद अभी भी ये रखी जा रही है कि शायद कोशिश की जाएगी जो टेक्निकल इश्यूज पे बातचीत होती रहे और रिजॉल्व की जाए। इसके अलावा ये लगता है कि इस राउंड के बाद कुछ दिन बाद एक और सेकंड राउंड होगा। डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा होता है, एक राउंड में बात पूरी अकम्प्लिश नहीं हो पाती है, लगता है कि फेल हो गए, लेकिन राउंड 2 में फिर आगे बात बढ़ती है। और ईरान और यूएस के बीच में तो जितनी मुश्किलात हैं वो कई राउंड्स में सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरी तरह से बात ठप हो गई। अभी फर्स्ट राउंड तो फर्स्ट ही राउंड था और अड़ंगे इसके सामने जरूर आए, कुछ अड़चने थी। ये बहुत बड़े मुद्दे थे, स्ट्रेट हॉर्मुज, लेबनान, हिजबुल्लाह पे अटैक्स कम करो, उसके अलावा न्यूक्लियर इशू, रेपरेशंस, ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि एकदम से नहीं सॉल्व होते। लेकिन हो सकता है कि अब सेकंड राउंड हो, कहां पर होगी ये बात देखनी होगी। लेकिन जरूर ये फिर से कोशिश की जाएगी कि डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते रखें और कोशिश की जाए कि इस युद्ध का अंत किसी न किसी तरह से हो। जी, प्रभुदयाल सर, आप बने रहिए। जॉन हुसैन साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ और खबरें यहाँ पर मिल रही हैं अगली बातचीत को लेकर? किसी तरह की कोई उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर कि अगले दौर की बातचीत कब हो सकती है, कहाँ हो सकती है? यस, सो तकरीबन 3 घंटे पहले ईरानियंस IRIB के रिपोर्टर ने वहां से रिपोर्ट किया था और कहा था कि यहाँ पे अभी दोबारा से कल, मतलब आज संडे को सुबह
जो है वो टॉक्स दोबारा शुरू होंगी एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड कि टॉक्स दोबारा शुरू होंगी. द ऑनरेबल गेस्ट इज राइट कि यहाँ पे दोबारा जो है वो टॉक्स शुरू होंगी, बट टॉक्स अनफॉर्चुनेटली वैंस के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे नजर नहीं आता ईरानियों को कि टॉक्स दोबारा शुरू हो सकती हैं. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सी व्हाट हैपेंस. जी, हमारे सहयोगी मोमान भी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त इस्लामाबाद से, जहां पर ये बातचीत हुई थी. मोमान, सबकी नजरें थी कि बातचीत से कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन पूरे तरीके से विफल ये वार्ता रही है. इस वक्त चल क्या रहा है इस्लामाबाद में? जी, जो अभी जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने अपने प्रेस पूल के साथ जो प्रेस ब्रीफिंग की है, उसने तमाम जो है एक्सपेक्टेशंस उन पर पानी फेर दिया है. उम्मीद की जा रही थी कि कुछ चीजों पे अंडरस्टैंड कर दिया जाएगा. हमें खबरें ये आ रही थी कि आर्ट टॉक भी हुई स्टीव विटकॉफ और ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर के दरमियान, लेकिन बात टेक्निकलिटीज पे चल रही थी, बात कंपनसेशन पे चल रही थी. लेकिन ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है. पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ पॉजिटिव होगा इस्लामाबाद से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है लग ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ ईरान और अमेरिका को एक टेबल पर बैठाने में ही कामयाब हो सका. जो उनके लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिफरेंसेस हैं वो अभी तक उसी की तरह उनको खत्म नहीं कर सका. लेकिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फर्स्ट राउंड की टॉक्स जो हैं अगर वो फेल हो गई हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए दोनों पार्टीज बैठ सकती हैं. लेकिन जो है कल भी कुछ ऐसी इंडिकेशन आना शुरू हो गई थी, एक तो इजराइल की जानब से और दूसरा सऊदी अरब ने जब एक इशारा दिया कि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट को जो है वो एक्टिवेट कर सकता है. पाकिस्तान को पर भी बड़ा प्रेशर था, तो लग ऐसे ही रहा था कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा. दोनों साइड्स पहले बैठना नहीं चाह रही थी, लेकिन 4 बजे के बाद जब वो बैठे ट्रायलेटरली तो पूरी रात ये मुज़ाकरात चले और यहाँ 6:30 बजे 6:30 के अराउंड जेडी वेंस ने जब प्रेस ब्रीफिंग की तो ऐसे लगा कि अब इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो अदमी नतीजा नहीं ला सकी. बिल्कुल. नुमान, यहाँ पर ये भी बताएं, जैसे कि आपने जानकारी दी कि कुछ हार्ड टॉक्स भी हुई थी जब बातचीत चल रही थी दोनों डेलीगेशंस के बीच में. क्या ये बात सामने आई है कि कौन सा वो मुद्दा रहा या कौन सा वो पॉइंट रहा जिस पर आकर बात रुक गई या जिस पर आकर बातचीत जो है वो नाकामयाब हो गई? देखिए, यूएस जो है वो एसेट्स अनफ्रीज नहीं करना चाह रहा. ईरानियन जो गवर्नमेंट है उसके एसेट्स हैं अब्रॉड में बहुत ज्यादा, इवन मिडिल ईस्ट में भी हैं, कतर में भी हैं. तो यूएस ने वो इशारा दिया था कि वो एसेट्स को अनफ्रीज नहीं करना चाह रहे थे. स्टेट ऑफ होर्मुज के जो है फ्यूचर कंट्रोल पर जो है डिसएग्रीमेंट हो रहा था. फ्री एंड फेयर पासेज जो है यूएस चाह रहा था, लेकिन ईरान जो है जो उसका ट्रम्प कार्ड था स्टेट ऑफ होर्मुज उस पर इन फ्यूचर कंट्रोल रखना चाह रहा था. और ये जो दो अहम अमूर थे. तीसरा जो लेबनान का था, लेबनान के अंदर सीज फायर, लेकिन वो समहाउ उस पर जो है दोनों साइड्स ने एग्री कर लिया था कि टॉक्स तो एटलीस्ट शुरू करते हैं. तो 2-3 जो अहम मुद्दे थे. बाकी तो जो अगर ईरान की जैसे जेडी वेंस ने कहा कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है खत्म करेंगे और कभी न्यूक्लियर नहीं हासिल कर सकेंगे, ये तो रूटीन की बातें थी. लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज, कंपनसेशन, लेबनान, ये अहम जो है मुद्दे रहे हैं इस मामले में. जी बिल्कुल. जॉन भी हमारे साथ जुड़े हैं. जॉन, ये समझना चाहेंगे अब आपसे, अब आगे जो मीडिएटर देश है पाकिस्तान और बाकी जो देश है, अब उनका क्या रुख रहने वाला है इस पूरी बातचीत पर? आगे अब क्या वापस एक बार फिर से बातचीत कराने की कोशिश की जाएगी दोनों देशों के बीच में? देखिए, पाकिस्तान हैज वर्क वेरी हार्ड इन टर्म्स ऑफ मीडिएशन, और मेरे गेस्ट जो पाकिस्तानाबाद से हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं दैट पाकिस्तान ने जो ये चीज अचीव की कि दोनों पार्टीज को लेके आया, आई थिंक ये दोबारा पाकिस्तान में ही पॉसिबल है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई बेसिस नहीं है फॉर एग्जांपल या दूसरी चीजें नहीं है. एंड पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स कि किसी तरीके से मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़े. सो आई थिंक पाकिस्तान इज एन ऑप्शन एंड ऑब्वियसली देयर आर अदर मीडिएटर्स. ओमान कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट आई थिंक जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इतनी रिलायबिलिटी बन गई है दोनों पार्टीज की तरफ से कि ये टॉक्स आगे जाके पाकिस्तान में ही कंटिन्यू होंगी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी सी फ्रॉम अराक्ची's ट्वीट्स अर्लियर and according to what we see from Vance right now. ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ. यहाँ पर जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा है जब ये बातचीत विफल हुई है, वो बयान एक बार आपको सुनवा रहे हैं. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on.
And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. हुसैन साहब यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि जब अगले दौर की बातचीत होगी, जो हमने जेडी वेंस को यहाँ पर सुना किस तरह से डेलीगेशन जो है अमेरिका का वो वापस लौट रहा है। जेडी वेंस ने साफ तौर पर कहा है कि 21 घंटों की बातचीत हुई लेकिन हम लोग किसी भी सहमति पर नहीं पहुंच पाए, ये दुखद खबर है और हम बिना डील के ही वापस लौट रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट्स आखिर हो क्या सकते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इन पर तो लगातार दोनों ही पक्ष जो हैं वो अड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, व्हेन ईरान वांटेड टू कम टू द टेबल, जब ईरान टेबल पे आ रहा था तो कुछ प्री कंडीशन सेट की हुई थी ईरान, फ्रेमवर्क की जो बात की थी। तो एयरपोर्ट की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि अब अमेरिकी दल वापस लौट रहा है और अब एयरपोर्ट पहुंच चुका है अमेरिकी दल। और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां से आ रही है। वापस लौटते हुए जो अमेरिकी दल है वो अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जेडी वेंस को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो इस वक्त जिन सदस्यों के साथ वो पहुंचे थे इस्लामाबाद वार्ता के लिए, उनके साथ अब वापस लौटते हुए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नुमान अशफाक भी बने हुए हैं। इन तस्वीरों पर भी हम नुमान यहाँ पर बने हुए हैं जब अमेरिकी डेलीगेशन जो है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। और ये एक झटका ही है क्योंकि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी नुमान कि ये युद्ध जो है अब ये रुक जाएगा, सीज फायर तो चल ही रहा है लेकिन अब बातचीत के किसी टेबल पर आए तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा। लेकिन अभी क्या कुछ खबरें आपको मिल रही हैं? क्या जेडी वेंस अभी अकेले लौट रहे हैं, बाकी का डेलीगेशन अभी रुकेगा अमेरिका का? जी, जेडी वेंस का लौटना इस बात का इशारा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। जैसा कि उन्होंने खुद भी बताया कि सब्सटेंशियल टॉक्स हुई हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान आ रहे थे तो आपने उस वक्त भी उनको सुना होगा, जेडी वेंस ने उस वक्त भी यही कहा था कि हम जो है मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के तरफ से, उन पर अगर ईरान एग्री करता है तो ठीक है, नहीं तो ये मुज़ाकरात शायद नाकाम हो। और ऐसा ही हुआ। और अभी ये जेडी वेंस के मनाज़र है नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी की मशहूर नूर खान एयरबेस, जहां से वो रवाना हो रहे हैं। नेटली बेकर चार्ली अफेयर्स हैं इस वक्त, अमेरिका के एम्बेसडर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। चार्ली अफेयर्स नेटली बेकर और जो वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी उसको रवाना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एफर्ट जरूर की, सब्सटेंशियल टॉक्स हुई, एटलीस्ट इसको बड़ी कामयाबी समझा जाए कि पाकिस्तान ने ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान और अमेरिका को डायरेक्टली टेबल पर बैठा दिया। और इन फ्यूचर भी अगर किसी तरह के मुज़ाकरात होते हैं तो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान पे प्रेशर था। और दूसरी ये खबरें आ रही हैं। नुमान, कुछ पलों के लिए रोकूंगी आपको यहाँ पर। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। इस्लामाबाद बातचीत विफल होने पर ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांगे रखी थी, इस्लामाबाद वार्ता जो विफल हुई है उस पर ईरान का रुख भी अब सामने आया है। ये कहा गया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मांगे अमेरिका की तरफ से रखी गई थी। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर फिलहाल सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है। नुमान, आप भी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जॉन हुसैन जो हमारे साथ तेहरान से जुड़े हुए उनके पास में आऊंगी। यहाँ पर ईरान की तरफ से जो रुख आ रहा है हुसैन साहब, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड्स अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन जेडी वेंस यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारी रेडलाइंस जो थी वो साफ थी, हमने पहले ही स्पेसिफिक किया हुआ था कि ये हमारी डिमांड्स हैं। देखिए, उनकी रेडलाइंस तो शिफ्ट हुई हैं। सो फर्स्ट ट्रम्प का ट्वीट था, जो पोस्ट था उसका अपना पेज के ऊपर, वो ये था कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर हम काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन ईरान स्टार्ट कर दे, वी विल टेक ईरान इनटू द गोल्डन एज। बट देन कैरोलिन निविट आती है और वो कहती है कि जी यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया ट्रम्प ने वो 10 पॉइंट प्लान। एंड अगेन लेबनान पॉइंट वाज नेवर एन इशू, क्योंकि लेबनान के ऊपर तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया था और अग्रीड बात थी, अमेरिकन की तरफ से कन्वे किया गया था कि लेबनान विल बी अ पार्ट ऑफ द डील इंक्लूसिव ऑफ ऑल ऑफ द अदर रेजिस्टेंस ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो उनकी डिमांड्स हैं वो एग्जैक्टली क्या थी वो तो वैंस ने भी नहीं बताई, जबकि ईरानियंस ने बता दिया था क्लियरली कि उनकी डिमांड्स क्या थी। और रेड लाइंस की जो वो जिक्र करते हैं, जो बात करते हैं, दे वर शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ ऑल ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे नजर ये आता है कि दे नेवर हैड, उनकी कोई गुड फेथ नेगोशिएशन की जो वो थी नहीं, जबकि यहाँ पे ईरानियों ने अपनी जो टर्म्स थी उनको क्लियर रखा हुआ था और उसके ऊपर अग्रीमेंट भी शो हुआ अमेरिकन साइड से। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बात है कि उनकी नेवल प्रेजेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में होनी चाहिए, दिस इज समथिंग दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू द ईरानियंस एवर, क्योंकि ये बात ना इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है। UNCLOS का ट्रीटी रेटिफाई वैसे भी नहीं किया हुआ यूएस ने, ना ईरान ने किया हुआ है। कस्टमरी लॉ के हिसाब से भी ओमान और ईरान होल्ड द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अकॉर्डिंग टू देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो इसके अंदर जो बात होती है, ईरान के पास एक ही ट्रम्प कार्ड है कि बाद में जाके अटैक यूएस ना कर पाए और
वो यही है कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को का जो चोक पॉइंट है जो मैरीटाइम बाउंड्रीज में आता है उसको कंट्रोल करें। और अगर यूएस इन मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर आ जाता है तो वहां पे कभी भी कल को आज अगर सीज फायर हो भी जाती है तो कल को यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, और एक ही चीज जो ईरान होल्ड कर सकता है उसको भी ईरान के हाथ से धोना पड़ेगा। तो दैट इज द इशू व्हेन ईरान टॉक्स अबाउट इट, दे वर क्लियर फ्रॉम द डे वन कि क्या होने वाला है, और मैंने आपको बयान ही बता दिया था पहले। ठीक है नौमान, आपसे समझना चाहेंगे कि शर्तें जो अब ईरान कह रहा है कि ज्यादा शर्तें अमेरिका की तरफ से रख दी गई थी, क्या ये शर्तें थी जो ईरान को ज्यादा लगी और जिस पर सहमति नहीं बन पाई? जी, इसके बारे में तो डिटेल्स नहीं बताई गई, लेकिन एक प्रेशर जरूर है क्योंकि हमें खबरें आ रही है कि आज माइट भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया का विजिट करने लगे हैं। अर्जेंट उनका विजिट है, आज वो फ्लाई करेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी जो है लीडरशिप से बात करेंगे। तो मेनली तो जो है अब जो उन्होंने जो मैन जो ट्रम्प की तरफ से जो चीजें दी गई थी उन पर उन्होंने एग्री नहीं किया, और यही था कि ईरान को वो मैक्सिमम अकोमोडेट नहीं कर सके, ईरान पर वो कंट्रोल चाह रहे हैं, लेकिन ईरान जो था वो प्री वॉर कंडीशन जो है वो चाह रहा था, उसकी कंपनसेशन की जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके कंट्रोल को माना जाए, और इस तरह जो है अमेरिका ब्रॉडर लेवल पर वो जो मुतालबा कर रहे थे कि बेसेस खाली करे, तो वो तो नहीं पॉसिबल हो सका। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन सर भी जुड़ गए हैं, प्रभु दयाल सर भी बने हुए, प्रदीप दत्ता भी मेरे साथ हैं जो तेल अवीव से बने हुए हैं। प्रभु दयाल सर, अब आपके पास में अगर आऊं यहाँ पर, तो जब बातचीत की टेबल पर ईरान आ रहा था तो एक विश्वास जिसे कहते हैं भरोसा उसे पहले ही नहीं था, और ये बात ईरानियन की तरफ से कही भी गई थी कि हम आ तो रहे लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। तो क्या ये लग रहा था कि शायद सहमति नहीं बन पाएगी, इसके ज्यादा चांसेस थे? देखिए, भरोसा ना होने की कई वजह है जी। आपको याद होगा कि पिछले साल जून में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, और बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने अटैक कर दिया था इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे। तो विश्वास तो तब से ही खत्म हो गया था। उसके बाद इस साल भी बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर इशू पे। ओमान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि बातचीत अच्छी हुई है और चांसेस अच्छे हैं कि किसी ना किसी तरह से एग्रीमेंट होगा। तो जब इतनी बातचीत हो रही थी और कुछ कुछ नतीजे आ रहे थे, फिर भी अमेरिका और इजराइल ने एकदम से अटैक कर दिया 28 फरवरी को। तो अगर ईरान कहता है कि उसको बिल्कुल एतबार नहीं है अमेरिका पे, तो उसकी कुछ ये वजह है। और अब किस तरह से रास्ता आगे ढूंढा जाएगा, देखिए ये तो निगोशिएटर्स पर डिपेंड करेगा। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि इस तरह के बड़े पेचीदगे जो मुद्दे हैं वो एकदम से एक बैठक में नहीं सॉल्व होते हैं। राउंड 1 अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन जैसा पहले पैनलिस्ट ने कहा कि ये हुआ ही राउंड, ये भी अपने में एक बड़ी बात है। और इसके अलावा अब कोशिश की जाएगी जरूर कि एक राउंड 2 हो और फिर से आगे कुछ कोशिश की जाए कि नतीजे निकले, कुछ मुद्दे सॉल्व हो, और उसके बाद भी नहीं होता, हो सकता राउंड 3। तो ये सब जो इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, इन पे कंटिन्यूअस बातचीत होके ही रिजॉल्व होती है। दोनों साइड्स धीरे धीरे करके फिर अपने जो फासले हैं वो कम कर सकते। बिल्कुल मैस्टन सर, बातचीत फेल हो गई है इस्लामाबाद में, एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है जब आपको ये पता चला कि जेडी वेंस ने ये कह दिया है कि किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई है दोनों देशों में? और देखिए, मेरे को तो कल ही आइडिया था कि ये फेल होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि कल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो शर्तें इन्होंने दे रखी थी दोनों साइड ने, एक साइड ने धमकी दे रखी थी, दोनों ने शर्तें, और खासकर बड़े कंटेंशियस इश्यू थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा कंटेंशियस इश्यू था, और इजराइल हिजबुल्लाह, ये कंटेंशियस इश्यूज देखते हैं, और ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, मतलब मैं बोलूंगा इतने कॉम्प्लेक्स कि इसको कोई सॉल्व करने में बहुत दिन लगेंगे, जैसे अभी एम्बेसडर ने भी बोला है। तो कहने का मतलब है एक बिगनिंग जरूर की है पाकिस्तान ने, और ये एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका के कहने पे ही की है, क्योंकि देखिए अमेरिका भी और ईरान भी ये युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अब ये है वो मैं बोलूंगा ईगो की लड़ाई है, कौन पहले झुकेगा। कोई भी अपने कंट्री को या दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं हार रहा हूँ या मैं दूसरे के सामने झुक गया। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर आके खड़ी हो गई है, और दोनों के बड़े हार्ड एंड स्टैंड है। हार्ड एंड स्टांस इसीलिए है क्योंकि दोनों की मिलिट्री प्रिपरेशन या एडवांटेजेस दोनों को है अपने लिहाज से। ईरान को एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एडवांटेज है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एडवांटेज है और प्रॉक्सीज का एडवांटेज है, खासकर हिजबुल्लाह को। जी। अमेरिका को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसकी जो कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी है उसके पास स्टेइंग पावर ज्यादा है, टेक्निकल एज बहुत ज्यादा है, सैटेलाइट वगैरह ये सारी चीजें का फायदा है जी। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा था और इसीलिए ईरान ने भी बड़ा मजबूत नेगोशिएशन किया है। तो मेरे को एक लगता और है चीज आपसे समझना चाहेंगे इजराइल को लेकर, क्योंकि लेबनान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बातचीत में और माना यह भी जा रहा है कि लेबनान को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब इजराइल की क्या भूमिका रहने वाली है आगे इस बातचीत के बाद? आपने मेरे से पूछा? जी सर। हाँ देखिए, इजराइल तो बहुत क्लियर है। देखिए, ये सबसे ज्यादा ये लड़ाई किसको सताती है? ये इजराइल को सताती है या ईरान को सताती है? ये प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है। और इजराइल का देखा जाए तो ज्योग्राफिकल एनसर्कलमेंट हो रखा है प्रॉक्सी द्वारा और वो ईरान ने किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इजराइल के लिए, उनके लिए तो सर्वाइवल है और उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट नहीं तो उनको मतलब मैं काफी हद तक डिग्रेड करना। और इनके ये भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये कर रहे हैं कि जैसे लितानी रिवर के तक इलाका कैप्चर करना चाहते हैं जिससे इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, हिजबुल्लाह थोड़ा और पीछे हो जाए, लितानी रिवर के नॉर्थ में हो जाए। तो इजराइल तो बहुत क्लियर है, जब उसका स्टेटेड एम क्लियर है, जब तक प्रॉक्सीज का खात्मा नहीं हो जाएगा और फाउंटेन हेड जिसको वो ईरान को समझता है ये सारे प्रॉक्सीज का हेड है, उसका खात्मा नहीं हो जाए या उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता तो इजराइल का स्टेटेड स्टांस बहुत क्लियर है, वो ये लड़ाई जारी रखेगा। जहां तक ईरान का सवाल है वो भी बहुत क्लियर है, वो ये यूएस को तो बोल रहा है कि आप बेसिस खाली करें, लेकिन क्या वो अपने प्रॉक्सीज को यहाँ से विकेट कराएगा, उनको डिसआर्म करेगा? जी। नहीं करेगा। तो ये इसीलिए सब पार्टीज का बड़ा हार्ड एंड स्टांस है, ये लड़ाई के मैदान में ही सुलझेगा। और जब किसी भी साइड को ज्यादा चोट लगेगी, देखिए फाइनली एट द एंड बातचीत के हल ही ये सारी वॉर लीड्स टू पीस, और पीस में मतलब फाइनली क्या होता है कि टॉक्स होती हैं, हर वॉर में टॉक्स फाइनली एंड होती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं। बिल्कुल। तो वो होगा, और लेकिन इसीलिए बैसल सर जो बात आप कह रहे हैं कि ये आगे होगा, उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम। इस्लामाबाद से लाइव है हमारे सहयोगी नुमान अशफाक वहां पर। नुमान, और कुछ क्या नए अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं वो भी हमें बताते चले, और क्या अगले दौर की जो बातचीत होगी वो इस्लामाबाद में हो सकती है या कहीं और हो सकती है, उसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? और क्या अभी भी अमेरिकी डेलीगेशन जो है वेंस के जाने के बाद वहां पर बना हुआ है? जी, अभी एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि शटल डिप्लोमेसी हो सकती है, क्योंकि जो बहुत सी चीज़ों पे तो एग्री किया गया है और पता चल गया है कि दोनों साइड्स की किन पॉइंट्स पे रिजर्वेशन है। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए शटल डिप्लोमेसी हो सकती है और इन फ्यूचर जो एक सिनेरियो डेवलप हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है कि पाकिस्तान ने अभी दोनों पार्टीज को बिठाया, मेडिएटिंग रोल अदा किया। इन फ्यूचर क्या ये है कि पाकिस्तान एक मुश्किल कंडीशन में होगा कि सऊदीया की तरफ से अगर डिफेंस पैक्ट जो है एक्टिवेट किया जाता है तो पाकिस्तान शायद सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने जाए अगर ईरान की इजाजत से सऊदीयन सॉइल पर जो है अटैक्स होते हैं। तो एक तो दो ये जो सिचुएशन है। तीसरा ये है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट का जाना सिंबॉलिकली फेलियर है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो सेपरेट एक प्लेन पर आए थे, डिफरेंट वो आए थे। जब उनका आप अराइवल भी देखें तो वो जेडी वेंस के साथ नहीं उतरे, वो सेपरेटली उतरे और वो सेपरेटली उनको जो है फील्ड मार्शल ने रिसीव किया था। और लेकिन जो जेडी वेंस का जाना सिंबॉलिक जो है फेलियर है। अगर वो थोड़ी देर इस्लामाबाद मौजूद भी होते हैं तो वो शटल डिप्लोमेसी अब हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो मौजूद हैं तो टॉक्स जो हैं वो कामयाब होंगी। टॉक्स लगता है कि नए जो है महल्ले में जाएंगी और इस हवाले से दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को सुन लिया है और उम्मीद की जाती है कि दोनों पार्टीज जो है किसी एग्रीड फार्मूला पर जो है आ जाएंगी। बिल्कुल। तेल अवीव से हमारे सहयोगी प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, एक नजर उस बातचीत पर भी थी जो वॉशिंगटन में बोला जा रहा था कि अब होने वाली है लेबनान और इजराइल के बीच में जो अटैक हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, उस पर बातचीत होगी। अब इस बातचीत का असर क्या उन पर भी पड़ेगा? क्या अब वो बातचीत होगी कि नहीं होगी? इस पर इजराइल का क्या रुख रहने वाला है और इस वक्त वहां कैसी हलचल देखी जा रही है इस बातचीत को लेकर? देखिए, अगर हम देखेंगे जो टॉक्स फेल हुई है, अगर इसका सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है तो वो इजराइल को हो रहा है। इजराइल इसलिए क्योंकि इजराइल पहले से ही कभी भी सीजफायर के हक में नहीं था, क्योंकि इजराइल चाह रहा था, जैसे कि हमारे एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा, उनको मालूम है कि ईरान जो है उनका फाउंटेन हेड है
और ये प्रॉक्सीज की जरा उनको एनसर्कल कर दिया गया था, जिस तरीके से ईरान ने, इजराइल ने कई बार कहा भी है, जिस तरीके से हुती यमन में, हमास देखा हमने गाजा में, और उसी तरह से हिजबुल्ला और इराक में भी जो मिलिशिया बैठा है उसके द्वारा जो था इजराइल को प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ इस समय अमेरिका मिलकर लड़ रहा है और ये हमारी लड़ाई में अमेरिका के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अकेले वो ईरान का मुकाबला करना उनके लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर इस्लामाबाद बातचीत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बातचीत को लेकर जेडी वेंस का बयान सामने आया है। वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातचीत की। 21 घंटों में 10 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बातचीत का एक तरह से हिस्सा बने हुए थे जब ये बातचीत चल रही थी। जेडी वेंस यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातचीत हो रही थी और 21 घंटों की जो वार्ता हुई है उसमें 10 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई। और इसीलिए हम देख भी रहे थे कि बीच में आयुषी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो भी सामने आ रहे थे। और इस सब के बीच में प्रभु दयाल सर, जो हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जीत भी एक तरह से इसको अपनी डिक्लेयर कर दिया। वो ये कहते हुए भी यहाँ पर नजर आए कि बातचीत का जो भी नतीजा हो, लेकिन हम जीत गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें जल्दबाजी नजर आई। अनम्यूट करिएगा प्रभु दयाल सर। सॉरी जी, जीत कहाँ से हुई है? अभी तो अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो वहीं के वहीं बने रहे। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि ईरान घुटने टेक दे, लेकिन ईरान तो लड़ने के लिए डटा रहा और हार नहीं मानी। तो अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि उनकी जीत हो गई तो ये भाई उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी युद्ध जो है वो अगर चलता रहेगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस दिशा में चीजें जाएंगी। सबकी उम्मीद थी कि इस बातचीत से कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे और कुछ इस तरह की बातें सामने आएंगी कि दोनों साइड्स ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं कुछ मुद्दों पे, और हो सकता है आगे बातचीत के इंडिकेशन हो जिन पे बाकी मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अभी तो लग रहा है कि जो स्थिति है वही की वही बनी हुई है। तो अगर अमेरिका सोचता है कि उसकी जीत हुई है तो भाई उसी के सोचने का तरीका है। जहां तक ग्लोबल एनालिस्ट का सोचना है, ये बात जो है किसी की जीत नहीं है और ये सबकी हार है एक तरह से, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो सबका होता रहेगा। ये बात अच्छी नहीं है दुनिया के लिए। बिल्कुल। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वॉशिंगटन से ललित झा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रभु दयाल सर बने हुए, संजय मेस्टन सर हैं यहाँ पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी तेल अवीव से प्रदीप दत्ता भी जुड़े हुए हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल JS सोडी सर भी, आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन ललित झा सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा, अगर सब पर नहीं तो कम से कम कुछ बिंदुओं पर तो सहमति बनेगी, लेकिन बिल्कुल बेनतीजा रही है बातचीत, फेल हो गई है ये टॉक्स। यहाँ पर जो वाशिंगटन में जो लोग हैं उनका आंकलन ये था ईरान एक टफ नेगोशिएटर्स हैं और वो टाइम लेते हैं नेगोशिएशन करने में। तो यहाँ पे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इंटरनली कि वो फर्स्ट राउंड में ही एक डील पे पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल। प्रभु दयाल सर, आपका रिएक्शन भी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जरूर है कि इतना पेचीदा ये मसला है और इतने सारे इसमें बिंदु हैं कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर दोनों पक्ष इस तरह से अड़े रहे तो फिर तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि 40 दिनों से इस तरह से ही हम देख रहे हैं एक अपने अपने रुख पर कायम है। देखिए, ब्रेक के पे जाने से पहले जो मैंने कहा था वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि दोनों पक्षों के बीच फासला इतना ज्यादा है कि एक राउंड में अच्छे नतीजे निकल जाएं और ये युद्ध खत्म हो जाए, कोई सल्यूशन हो, ये एक राउंड में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। ये तो पहले से ही क्लियर था कि ये एक ऐसा राउंड है कि जिसमें दोनों साइड एक दूसरे को जैसे टटोल रहे हैं। अब ये राउंड लगता है कि समाप्त है और सक्सेस नहीं मिला है। जो मुद्दे हैं वो बड़े पेचीदे हैं, न्यूक्लियर इशू, लेबनान, हिजबुल्लाह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेपरेशंस,
सैंक्शंस, न्यूक्लियर डील, ये सब ऐसे हैं कि इतनी आसानी से हल नहीं होते। अब मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को इस बात में शामिल हो जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस तो बनाया इसलिए है कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो वो इंटरवीन करे और सॉल्यूशंस निकाले। तो यूनाइटेड नेशंस को अब पीस टॉक्स होस्ट करने का जिम्मा लेना चाहिए। और देखिए, ईरानियन डेलीगेशन न्यूयॉर्क तो नहीं जाएगा शायद, क्योंकि वो अमेरिका से जब लड़ रहा है तो वो न्यूयॉर्क जाने में उसको खतरा लगेगा। अब जेनीवा में ऑर्गेनाइज कीजिए, जेनीवा में इतना बड़ा यूनाइटेड नेशंस का सेटअप है, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों पीछे बैठा हुआ है? ऐसे मसले जब वो सामने आते हैं, यूनाइटेड नेशंस को जी जान लगाकर जो युद्ध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। डिप्लोमेसी तो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही होनी चाहिए। और ऐसे मसले जिसमें इतनी कंट्रीज अब इन्वॉल्व हो गई है, 17-18 कंट्रीज किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व इस लड़ाई में। ललित झा सर, एक बार फिर से मैं यहाँ पर ललित झा सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त क्या अपडेट्स आप यूएस मीडिया में देख रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है? क्योंकि अब जेडी वेंस जो है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि अब वो रवाना हो चुके हैं यहाँ पर, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक तरह से ये कह दिया कि अमेरिका की जीत हो गई है। जी, राष्ट्रपति अभी एक मियामी में एक इवेंट है, वहाँ पर हैं और उनके साथ सेक्रेटरी स्टेट भी हैं। अपने जो भारत के अमेरिका के एम्बेसडर इंडिया में सर्जियो गोर, वहाँ वो भी वहीं पे हैं। तो अभी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कोई ट्वीट या कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं आया है। हालांकि वो अपने जो सलाहकार है उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में इवेंट जैसे खत्म होता है उसके बाद वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। जी, दो ही चीजें हो सकती है यहाँ पे, दो ही चीजें हो सकती है, या तो दोबारा टॉक्स के लिए जाएंगे या फिर राष्ट्रपति ट्रंप जो ने पहले कहा था वो अपनी जो स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर रिज्यूम करेंगे। आनंद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जेडी वेंस ने की उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ गया था। उनका कहना है कि वार्ता सफल हो विफल हो हमें कोई मतलब नहीं है, अमेरिका की जीत हो गई है। अब जब बातचीत का कोई नतीजा निकला ही नहीं ईरान माना ना ही अमेरिका माना, तो कैसे अमेरिका की जीत हुई? देखिए, अमेरिका के जहाँ तक सवाल था, ये मैं कई पैनल्स के ऊपर इस बात के ऊपर डिस्कस हो चुका है और मैं बोल चुका हूँ कि जहाँ तक यूएसए का है, अभी तक आप देखिए यूएसए का क्या लॉस है। यूएसए का जो ईरान क्लेम कर रहा है कि इतने जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मॉनेटरी जो लॉसेस ईरान कह रहा है या इंडिया के मीडिया पे यूएसए के फाइनेंशियल लॉसेस की बात हो रही है, आप लोग ये भूल रहे हैं कि यूएसए के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। यूएसए के लिए ये लॉस नहीं है, क्योंकि वार जितनी लंबी चलेगी, जितनी डिस्ट्रक्शन होगी, अल्टीमेटली चाहे वो ईरान में हो, मिडल ईस्ट में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ठेके मिलेंगे और उन्होंने ही वहां जाके काम करना है। दूसरा, दुनिया में युद्धों से, लड़ाइयों से जितनी तबाही होगी उतना ही यूनाइटेड स्टेट्स के आर्म्स की सेल होगी। तो अगर आप ये कहें कि यूनाइटेड स्टेट्स की जीत, यूनाइटेड स्टेट्स की दोनों चित भी मेरा पट भी मेरा वाली बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर ईरान के साथ ये पीस डील सक्सेसफुल हो जाती तो बल्ले बल्ले थी, पूरी दुनिया में एक शांति होती। लेकिन अगर ये नहीं हुई तो इसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स का कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, जहां तक रजीम चेंज की बात थी, तो वो ईरान के तकरीबन जितने भी ऊपर के 100-200 आदमी थे, 150 आदमी थे, उनको हटा दिया है, वो सब एलिमिनेट कर दिए हैं। दूसरी चीज जो है, अगर आप देखें कि अब जो भी बनेगा आगे, जो भी आगे बनता है, उसको ये डर लगा रहेगा कि अब मेरा नंबर आया, तो उसको रात को कितनी नींद आएगी ईरान स्टेट्स के इस खौफ की वजह से, ये भी एक देखने वाली बात है। ये ईरान जब आया इस पीस टॉक के लिए, तो ईरान एक पहली चीज तो अनरियलिस्टिक डिमांड्स लेके आया। जो 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे वो हमने पहले कह दिया था। अगर आप मेरी पहले 2-3 दिन पहले की अगर टीवी इंटरव्यूज देखें तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि ये जो है डील सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, क्योंकि आप किसी भी नेगोशिएशन के लिए जब बैठेंगे और आप अनरियलिस्टिक डिमांड्स लेके बैठेंगे तो दूसरा आदमी कभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और यहाँ पे आप कंडीशंस रख रहे हैं, अनरियलिस्टिक कंडीशन, एक अमेरिका जैसी जो अभी भी सुपर पावर है। अगर आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के पास जितने न्यूक्लियर
आर्सेनल है, 6000 से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूक्लियर आर्सेनल है। इतने न्यूक्लियर आर्सेनल किसी की भी दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं है। तो आप एक सुपर पावर को चैनल कर रहे हो, बार बार ये कह रहे हो कि ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं, फिर आप ये कह रहे हो कि अमेरिका ने डर के मारे जो है हमको रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा समझौता कराओ, उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज भेजा। तो आप इतने ईगो के साथ और इतने चौड़े के लिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका का सुपर पावर का हर हाल में फायदा होगा, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो वहां तक ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि महंगाई जो है वो भी अमेरिकन झेल रही है, जो युद्ध चल रहा है उसके चलते तेल की कीमतें हर जगह बढ़ रही हैं, वो अमेरिकन भी झेल रहे हैं। सड़कों पर लाखों अमेरिकन उतरे थे डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने के लिए। तो ऐसे में नवंबर में जो मिड टर्म्स होंगे वो तो ट्रंप के लिए मुश्किलें लेकर आएंगे। मैं तेल की कीमतों पे बात आपको बताऊं, अगर आज आप यूनाइटेड स्टेट में जो गैस प्राइसेस हैं उसको कंपेयर करें, जो गैस प्राइसेस बाइडन के टाइम में थी, मेरे दोस्त वाशिंगटन डीसी से हैं, वो बता देंगे कि बाइडन के टाइम जो था उस वक्त गैस प्राइसेस क्या थी, और आज इस वार के होने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स में गैस प्राइसेस क्या हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की आपने ऑयल की बात की, यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस वक्त ऑयल की मोनोपोली है, उन्होंने वेनेजुएला से ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा कि जितना रशिया और सऊदी अरेबिया का मिला के ऑयल है हम उससे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आपको ऑयल जो है ये हम रोज की चिंता क्यों है, आप ऑयल हमसे खरीदिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि अपना ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर जितना आप देखिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर रिफाइनरी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अगर पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं होती हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो एक मार्केट में मोनोपोली बन जाएगी। जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी सर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे सर, जो बातचीत थी जिससे बहुत उम्मीद थी कि अब आगे हल जो निकलेगा, वो जो जंग है वो खत्म हो सकती है, सीज फायर को लेकर बात बन सकती है, वो बात नहीं बन पाई है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है, किसी पे 2 बार से ज्यादा भरोसा मत करो। जब पहली बार वो धोखा देता है तो चेतावनी होती है, जब दूसरी बार धोखा देता है तो वो सबक होता है। ईरान ने बिल्कुल ये सही किया है कि उसने अपने परमाणु प्रोग्राम को से नीचे आने के लिए साफ इनकार किया है, क्योंकि ईरान को 2 बारी अमेरिका ने दगा दिया है, उसके पीठ पे छुरा घोंपा है। पिछले साल भी जब बातचीत हो रही थी उसके बीच में युद्ध हुआ, इस बार भी जब बातचीत हो रही थी तो उसके बीच में युद्ध हुआ। देखिए, अगर इजराइल परमाणु हथियार रख सकता है, उत्तर कोरिया रख सकता है, आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान परमाणु हथियार रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता है परमाणु हथियार? तो मैं पूरी तरह से ईरान का समर्थन करता हूं कि उसने कहा कि मैं परमाणु प्रोग्राम पे बातचीत के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उसे पता है वही एक चीज उसको आने वाले समय में बचाएगी। जहां तक अमेरिका और इजराइल के मंसूबों की बात है, वो अब दुनिया को पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि वो एक हाथ पे बातचीत करते हैं, दूसरे हाथ पे ये हमला करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो ईरान का पक्ष है ये बिल्कुल सही है, और ये बात इस बारी विफल हुई है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जाते जाते जेडी वैंस ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैंने एक प्रपोजल छोड़ा है, ईरान उस पर कंसिडर कर सकता है। देखिए, जब भी इस प्रकार की बातें होती हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो पहले राउंड में ही सफल हों, उसे वक्त लगता है, क्योंकि ये पेचीदा मामला है। ये 47 साल से ये चीज खींच रही है। जब से ईरान में 11 फरवरी 1979 को इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से अमेरिका और इजराइल ने कई बारी वहां पे कोशिश की है सत्ता परिवर्तन करने के लिए। तो डेफिनेटली जहां एक हाथ पे ये बातें विफल हुई हैं, लेकिन दूसरे हाथ पे ये भी पॉजिटिव है कि जेडी वैंस ने जाते हुए कहा कि मैंने प्रपोजल छोड़ा है, और अभी युद्ध विराम को अभी 10 दिन और हैं। तो मेरे को डेफिनेटली उम्मीद है आने वाले दिनों में इस बातचीत का सेकंड राउंड होगा। बिल्कुल, इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद बातचीत विफल होने पर ईरान की तरफ से एक और बयान यहां पर सामने आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका वार्ता से पीछे हटने का बहाना यहां पर ढूंढ रहा था, वार्ता के अगले दौर की कोई योजना नहीं है। नुमान के पास में चलूंगी, जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नुमान, यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वार्ता का इस्तेमाल किया। क्या कुछ अपडेट आप वहां से दे सकते हैं इस वक्त? जी, पहले तो मैं ये एनालिस्ट साहब को सुन रहा था, हिंदी में आप परमाणु बम कहते हैं। ये अच्छा वक्त था कि पाकिस्तान और इंडिया ने ये बना ली है, अब दुनिया में स्टेटस को कायम हो चुकी है। सदर ट्रंप ने भी कहा था इन मुलाकात में
सबसे जो मेन इशू होगा 99% हम इंश्योर करेंगे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी ना हासिल करे। इस हवाले से उन्होंने रेड लाइन तय कर ली थी। तो अब ये कहें कि ये पाकिस्तान ने बना ली, हिंदुस्तान ने बना लिया, ईरान का भी आके, इस तरह बहुत से ममालिक कहेंगे, लेकिन वर्ल्ड जो ऑर्डर है उसमें अब मजीद लगता है कि किसी दूसरे मुल्क की गुंजाइश नहीं है। तो ईरान को जो है अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं कि क्या रेड लाइंस हैं। मेरे ख्याल में दो जो चीजें बताई गई होंगी, क्योंकि उनकी डिटेल्स तो नहीं दी गई। जेडी वेंस कह रहे हैं कि मैं इन टच था प्रेसिडेंट ट्रंप से, डजन्स ऑफ टाइम मेरी उनसे बात हुई, सेक्रेटरी रूबियो से, पीट हेगसेथ से, और अब उम्मीद की जा सकती है कि ये इन फ्यूचर भी ये टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन शायद ईरान को ऑप्शन दिया जाएगा कि उस सिविलियन जो है एक ओवरसाइट हो इंटरनेशनल बॉडी की, ईरान जो यूरेनियम उसने एनरिच कर दिया है वो सिविलियन पर्पस के लिए यूज कर सके, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इंटरनेशनल वाटर डिक्लेयर किया जाए, और कुछ हिस्से के लिए ईरान शायद वहां से टूल ले ले उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसकी कंपनसेशन के लिए। तो कुछ इस तरह का मिडिल ग्राउंड होगा। बाकी इससे बढ़ के जो है सिर्फ जो है और दूसरी जो बातें उन पर डिस्कस हुआ होगा, फेस सेविंग दी गई होगी, लेकिन ईरान को इजाजत दे देना न्यूक्लियर वेपन्स की, ये शायद अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहेगा। जी नुमान, क्या पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है इस वार्ता को लेकर? और अब जो मीडिएटर देश है जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है दोनों देशों को एक टेबल पर लाने की, अब वो आगे क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? अब आगे कैसे दोनों देशों के बीच में बातचीत कराई जाएगी? देखिए, अभी सीज फायर का टाइम इंटैक्ट है, अभी एक हफ्ता से 1 वीक से ज्यादा का टाइम है, तो इट इज लाइकली एक्सपेक्टेड कि ये टॉक्स जो हैं जब जेडी वेंस यूएस जाएंगे और वहां बात करेंगे, वहां यूएस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, और इस तरह सेक्रेटरी रूबियो और पीट हेगसेथ से, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। यहाँ क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने ईरान को कौन सी रेड लाइन बताई है और ईरान की क्या रेड लाइन बताई है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की। पाकिस्तान जो है खुद एक मुश्किल पोजीशन में जरूर जा सकता है कि अगर ये जंग कंटिन्यू रहती है, सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर होगा पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जंग रुकेगी, समहाउ जो है कोई एक कंक्रीट सोल्यूशन होगा, लेकिन जो है मायूसी हुई। लेकिन बात तय हो गई है, इन फ्यूचर थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। जी नोमाना बने रहिए। बिल्कुल हमारे साथ एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस्लामाबाद वार्ता विफल होने पर ईरान बोला है कि अमेरिका ने ज्यादा मांगे उसके सामने रख दी थी। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका वार्ता समाप्त हो गई है। हॉर्मुज परमाणु अधिकार जैसे मुद्दों पर असहमति बनी। परमाणु अधिकार के मुद्दे पर असहमति बनी है और हॉर्मुज समेत कई और मुद्दों पर भी जो है असहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। तो प्रेस टीवी के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको कि ईरान ने क्या कुछ बिंदु यहाँ पर रखे हुए हैं। नुमान, यहाँ पर एक बात जो कही जा रही थी कि जो नुकसान हुआ है हॉर्मुज का, तो एक मामला जो है वो पेचीदा बना ही हुआ है, लेकिन जो नुकसान ईरान को हुआ उसका भी उसने मुआवजा एक तरह से कहा था कि वो उसे चाहिए होगा, उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्या उस मुद्दे पर भी यहाँ पर बातचीत पे सहमति नहीं बन पाई? कि वो तो बहुत बुनियादी मुद्दा था, बहुत बुनियादी इशू था कि नुकसान की कंपनसेशन दी जाए, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ जंग करता है, वहां तबाही करता है और फिर उसके बाद वो ईरान को पैसे दे डायरेक्टली, तो ये तो अमेरिका के लिए भी एक शिकस्त होगी। डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दोनों मुल्कों ने खुश रखना है, तो उसके लिए जो सोल्यूशन दिया जा रहा था वो पॉसिबिलिटी थी जो अभी फुल डिटेल्स हमारे पास नहीं आई, वो यही था कि कुछ अर्से के लिए ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल दे दिया जाए कि वो वहां से टूल जो है कलेक्ट कर सकें रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे। इस तरह का कोई सोल्यूशन जो है ईरान को दिया जाए ताकि दोनों ममालिक की फेयर सेविंग हो। ईरान इस बात पर जो है बज़िद है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इंटरनेशनल वाटर्स के अंडर नहीं आना चाहिए और उस पर उसका कंट्रोल रहना चाहिए। तो जो कंपनसेशन की बात थी वो 2 पॉइंट पे थी, एक तो अनफ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स और दूसरा जो जंग में नुकसान हुआ है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी जहाज गुजरे उस पर टोल दिया जाए। इस सिचुएशन में दोनों ममालिक जो हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक फेयर सेविंग दे सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका की जानब से डायरेक्टली ये तो नहीं होगा कि आप $10 अरब ले लें, आपका इतना नुकसान हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। ललित झा सर, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ईरान का जो नया बयान सामने आया उसने ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने बातचीत की आड़ ली थी फेस सेविंग करने के लिए यहाँ पर, और वो कभी भी राजी होना ही नहीं चाहता था।
आई डोंट थिंक सो। नेगोशिएशंस थी, टॉक्स हो रही थी, दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि टॉक्स वहाँ इस्लामाबाद जाएंगे बातचीत करने के लिए। ईरान अपना पक्ष रख रहा है, अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है, बट युद्ध की अंत जो होगी सो बातचीत के जरिए ही होगी। दोनों कंट्रीज को अंत में बातचीत करने के लिए आना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अभी ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है, जिस तरह से आज 21 घंटों की बातचीत हुई, जैसे कि जेडी वेंस ने यहाँ पर बताया है, उसके बावजूद बातचीत नहीं हो पाई है, तो अभी आगे जो बातचीत होगी उसको लेकर कोई खबर आपके सामने आ पाई है फिलहाल? जी नहीं, अभी कोई खबर नहीं आई है, बट दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बाद से दोबारा बातचीत के लिए जाएंगे या फिर अमेरिका जो है सो दोबारा से मिलिट्री स्ट्राइक्स रिज्यूम करेगा ईरान के ऊपर में। जी एक और चीज समझना चाहेंगे ललित जी आपसे, क्योंकि कई बार जब ये वार्ता हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस पूरी वार्ता को लेकर अपडेट ले रहे थे। अब जब बातचीत नहीं बनी है तो अब आगे अमेरिका की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि अपने बयानों से तो एक दबाव बनाने की कोशिश हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ईरान पर, अब आगे अमेरिका क्या करेगा? अगर आप उनका बयान देखें कि उन्होंने आज व्हाइट हाउस में दिया, जब वो मियामी जा रहे थे एक इवेंट में अटेंड करने के लिए, उस समय उनके बयान से लगता है कि उनको अंदेशा था कि बातचीत जो है सो सफल नहीं होगी। उन्होंने ऐसा कुछ इस तरह का अंदेशा दिया था। नेक्स्ट उनकी रिएक्शंस अभी नहीं आई हैं, लेट्स सी वो क्या क्या कहते हैं, बट उनका रिएक्शन वी शुड वेट फॉर दैट। जी, उसी का मैं जिक्र कर रही थी ललित झा सर कि उन्होंने ये भी कह दिया इसमें कि अमेरिका की जीत हो चुकी है, एक तरह से उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया ना। दूसरे दिन से ही वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जीत हो चुकी है। उनके जो बेसिक पैरामीटर्स थे जिन्होंने पहले युद्ध से पहले बताए थे, उसमें काफी कुछ वो अचीव कर चुके हैं। ईरान का इकोनॉमी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ईरान का नेवी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ईरान की लीडरशिप पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, राइट। ईरान की जो आर्मी है उसकी काफी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, राइट। ईरान के अपने रीजन्स में कई दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर में अटैक किया है। तो कई सारी चीजें जो है अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो अचीव हो चुके हैं। इवन जो यूएस की ऑब्जेक्टिव है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कभी न ले, वो भी एटलीस्ट 20 साल पीछे जा चुका है, कि काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है वहां पे। जी, प्रदीप भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तेल अवीव से। प्रदीप, क्या इन सभी चीजों का जो बातचीत हुई है, इसका इजराइल का कोई रिएक्शन अभी तक आ पाया? इस पर इजराइल का क्या कहना है? देखिए, अभी तक इसराइल का कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, लेकिन कुछ देर पहले जब जेडी वांस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, आप हमको घेराबंदी कर रहे थे अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके, लेकिन आज आपको हम स्ट्रैंगल कर रहे हैं और बातचीत के लिए आप बैठा दिया गया है। और उनका ये कहना था क्योंकि आपको जिस तरीके से युद्ध में हार हुई है उसकी वजह से आप मजबूर हो गए बातचीत करने के लिए। हमने देखा कि अगर आप देखिए सीज़फायर के डायलॉग से पहले, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो आपकी जो टोन होती है सबकी कंसिलेटरी टोन होती है, लेकिन एक अजब सी चीज देखने को मिली, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो, जो टोन थी वो हमेशा, जो स्टेटमेंट थी वो कन्फ्रंटेशनल थी, कंसिलेटरी बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पे जब आपकी टोन कन्फ्रंटेशनल हो तो कॉम्प्रोमाइज का जो फॉर्मूला होता है बहुत कम नजर आता है। और दूसरा सवाल ये जो मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि जब 45 दिन के सीज़फायर की बात हुई थी तो तब उन्होंने ईरान ने यही प्रपोजल दिया था, 10 पॉइंट का प्रपोजल। तो तब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये वर्केबल। तो सवाल ये पैदा होता है, जो चीज 3-4 दिन पहले वर्केबल नहीं थी, 4 दिन के बाद वो वर्केबल कैसे बन जाती है? क्योंकि मालूम था कि ये जो मुद्दे हैं इतने आसान मुद्दे नहीं है और इस पे कहीं भी समझौता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर नहीं सकता। क्योंकि पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ पैसेज की बात हुई थी, लेकिन फ्री पैसेज की बात भी अमेरिका कर रहा है। और सेफ उसका मतलब कि अगर अमेरिका को मालूम है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा रहता है तो उस मामले में तो अमेरिका की जीत तो हो नहीं सकती, क्योंकि यही एक बार्गेनिंग चिप है जिसको लगातार जो है ईरान इस्तेमाल करता जा रहा है। उनको मालूम है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके हाथ से चला जाता है तो अमेरिका उन पे प्रेशर बिल्ड करेगा, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड होगा और उनके लिए मुश्किल हो सकती है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके पास है तो तब तक वो डिक्टेट करते रहेंगे, ईरान को मालूम है, और अमेरिका वो वही डिक्टेशन लेना नहीं चाहता। और दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें लेबनान की बात करें तो इजराइल ने साफ कर दिया था कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को बचाने के लिए लेबनान की सीज़फायर की बात कर रहा है। लेबनान के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली हिजबुल्लाह को बचाना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को इतने साल से वो फीड करता है और इतने साल से उन्हें फंडिंग देता है, हथियार देता है इजराइल के खिलाफ। तो आज वो बचाना चाहता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी मुहिम जो है उसके खिलाफ चलती रहेगी। जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है,
आज कोई भी ममालिक नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब हो। उनको मालूम है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इजराइल मुल्क को अगर देखें तो आंखें और कान है अमेरिका की इस गल्फ कंट्रीज में। बिल्कुल, और जो बात आप प्रदीप कह रहे हैं इसी के चलते हमने कई दफा देखा कि अमेरिका जो लाइन ले रहा था, इजराइल उससे बिल्कुल अलग लाइन लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा था। इस बीच में एक और बड़ा अपडेट आया है, वो भी अपने दर्शकों को हम बताते चलते हैं। इस्लामाबाद बातचीत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। वार्ता को लेकर जेडी वेंस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातचीत की। 21 घंटों में 10 से ज्यादा बार उनके साथ कनेक्ट यहाँ पर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप से इन 21 घंटों की बातचीत में लगातार जेडी वेंस जो है वो बातचीत कर रहे थे। तो ट्रंप लगातार इस बातचीत में एक तरह से कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ही हुए थे यहाँ पर मैसेज सर। लेकिन जो बात यहाँ पर अब सामने आ रही है इस बातचीत के बीच में कि जो कमजोर नस की अगर बात की जाए तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान को पता है कि अगर इस नस को छोड़ दिया तो शायद ईरान के लिए स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में उस नस को तो ईरान कभी छोड़ेगा नहीं। ऐसे में फिर बातचीत का जो अग्रीमेंट का जो पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। UNCLO इसके मुताबिक ईरान के सारे स्टेटमेंट्स आते हैं कि हमारी राइट्स है वहाँ 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स। वो कहाँ से उन्होंने बोला है? UNCLO इसको कोट किया है। तो अगर UNCLO इसको वो क्लोट कर रहे हैं UN क्लॉज को, तो फिर उसमें ये भी है UN क्लॉज में कि जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, स्टेट ऑफ मलक्का हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो और बॉस्फोरस स्टेट हो जो टर्की और ग्रीस के बीच है, ये सब इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के लिए हैं और इसमें पूरी विश्व का अधिकार और हक है। ईरान का कोई अधिकार नहीं है। तो उस लिहाज से ये लड़ाई देखा जाए तो क्या ये अमेरिका की ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की जवाब आपको खुद ही मिल सकता है। ये पूरे विश्व को इम्पैक्ट कर रहा है। विश्व आज चुप बैठा हुआ है, हर जगह तेल की प्राइसेस बढ़ रही है, नेटो भी निकल गया है, पूरा देश इस पे चुप बैठा हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आती है। और एम्बेसडर साहब ने ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी बोला था कि यूनाइटेड नेशंस को इस पे कुछ करना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो खैर देखिए आज की तारीख में 5 जो सदस्य हैं UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें 3 तो जो मुख्य हैं, रूस, चीन और अमेरिका, वो सारे तकरीबन युद्ध में हैं। चाइना भी आज युद्ध में ही है क्योंकि वो रशिया को भी आर्म सप्लाई कर रहा है वहां पर।